नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम पर फिर बोले अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से लगाई गुहार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ईवीएम ही नहीं, पोस्टल बैलेट में भी केशव प्रसाद मौर्य को मिली हार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इस राज्य में चुनाव जीतकर भी खासा नुकसान करा बैठी भारतीय जनता पार्टी, पंजाब की हार से भी बड़ा है यहाँ पर मामला। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर गैरेज में पार्क नहीं होता, चुनावी नतीजे सामने आने के बाद न्यूज एंकर पर भड़क गए राकेश टिकैत। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुकेश साहनी से नाराज है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, नीतीश मंत्रिमंडल से छुट्टी तय। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 की लड़ाई उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में जीत कर भी भाजपा को हुआ है बड़ा नुकसान, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम पर फिर बोले अखिलेश यादव, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से लगाई गुहार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले करारी हार का सामना करने वाले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने ईवीएम को लेकर वायरल ऑडियो को लेकर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से संज्ञान लेकर सुरक्षा देने की मांग की है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी ने किसी से बात की, जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। वहीं आपको बता दें कि माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय इसका संज्ञान लें व सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दें। किसी एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज़्यादा अहम है। दरअसल सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों की बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि ईवीएम बदल दिए गए, और वो दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए हैं। वो खुद को सपा समर्थक बताते हुए कहता है कि स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिए गए। लेकिन दोस्तों, हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईवीएम नहीं, पोस्टल बैलेट में भी केशव प्रसाद मौर्य को मिली हार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आ चुके हैं और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बना ली है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए हैं। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से ताल ठोकने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पटखनी दी है। वहीं आपको बता दें कि वहीं सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदों पर खड़े साबित नहीं हुए। वो ईवीएम ही नहीं, पोस्टल बैलेट में भी पीछे रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य को पोस्टल बैलेट में 214 वोट मिले, जबकि वोट हासिल किया। यही नहीं, ईवीएम वोटों के मामले में भी केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे नहीं निकल पाए और उन्होंने 98,727 उन्हें वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 1,05,568 वोट गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस राज्य में जीत कर भी खासा नुकसान करा बैठे भारतीय जनता पार्टी, पंजाब की हार से भी बड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। 4 राज्यों में भाजपा की जीत हासिल हुई है और केवल पंजाब में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। बीजेपी की ये जीत इतनी बड़ी है कि पंजाब में पिछले चुनाव की तुलना में एक और सीट गंवाकर भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन बीजेपी द्वारा जीते गए 4 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है कि बीजेपी जीत कर भी अपना बड़ा नुकसान करवा बैठी है। जाहिर है, जीत का जश्न पूरा होने के बाद बीजेपी को इस अहम मुद्दे में गहराई से आकलन करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को ये नुकसान उत्तराखंड में हुआ है। 70 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में 47 सीटें जीतकर बीजेपी यहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन उसकी यह जीत एक नुकसान भी लेकर आई है। वो नुकसान है वोट शेयर का। 5 राज्यों में यही एक ऐसा राज्य है जहां उसका वोट शेयर घट गया है और यहां तक कि पंजाब में भले ही उसे 1 सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन उसका वोट शेयर यहां भी बढ़ा ही है। पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, जबकि इस चुनाव में आंकड़ा घटकर 2 पर पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड में आपको बता दें कि वोट प्रतिशत घट गया है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 39.67% वोट शेयर बढ़कर इस बार 41.83
फीसदी वोट शेयर हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उत्तराखंड में जो 2017 के चुनाव में 46.5% वोट शेयर था वो घटकर 44.3% रह गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यूज एंकर पर भड़क गए राकेश टिकैत, कहा ट्रैक्टर गैरेज में पार्क नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने अच्छी जीत दर्ज की है और किसान आंदोलन का ज्यादा असर चुनाव नतीजों में देखने को नहीं मिला। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश राकेश टिकैत सिर्फ भाजपा के विरोध में हवा बनाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि अगर चुनाव के नतीजों पर ही आंदोलन को देखना है तो पंजाब देख लो। अब अगर बीजेपी जीत गई है तो एमएसपी कानून को लागू करवा दो। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत पर राकेश टिकैत कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। इस दौरान एंकर ने राकेश टिकैत से कहा कि 3 कृषि कानून को लेकर आपने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और सरकार ने कानून वापस ले लिया। आपको पीएम मोदी ने आंदोलन जीवी कहा, लेकिन चुनाव में आपको असर नहीं हुआ। इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि फसलों के रेट ठीक मिल गए क्या? एमएसपी पर कानून बन गया क्या? देश में अपनी बात रखने का हक नहीं है क्या? इस पर उनसे पूछा गया कि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंपेन किया था लेकिन कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आप अपने ट्रैक्टर को खेत में नहीं घुमाते, उसे किसी गैरेज में पार्क कर दो। और इसी बात को सुनकर राकेश टिकैत भड़क गए। भड़कते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि गैरेज में ट्रैक्टर पार्क नहीं होता, अपना दिमाग ठीक कर लो। ट्रैक्टर गैरेज में पार्क नहीं होता, ट्रैक्टर खेत में चलते हैं और कुछ दिन बाद सड़कों पर भी चलेंगे। आंदोलन भी ठीक होगा, ट्रैक्टर पहले भी चले हैं और आगे भी चलेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश साहनी से नाराज है बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, नीतीश मंत्रिमंडल से मुकेश साहनी की छुट्टी तय। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने यूपी के विधानसभा चुनाव में 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। वीआईपी का एक भी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल नहीं रहा, लेकिन कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की हार के अंतर से अधिक वोट पाए। अब खबर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुकेश साहनी से नाराज है। मुकेश साहनी की नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से छुट्टी तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव के समाप्ति के बाद बिहार के बीजेपी नेता मुकेश साहनी के खिलाफ लगातार आक्रामक हैं। बीजेपी के नेता मुकेश साहनी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रहे हैं और अब बीजेपी विधायक हरिशंकर ठाकुर ने दावा किया है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुकेश साहनी से नाराज है और गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही मुकेश साहनी को लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने वीआईपी अध्यक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मुकेश साहनी ने सहयोगी दल के बावजूद भी गठबंधन की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए यूपी में चुनाव लड़ा। मुकेश साहनी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया। बीजेपी विधायक ने कहा कि मुकेश साहनी को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह मुकेश साहनी जैसे लोगों को लेकर जल्द फैसला लेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चतुराई से बोलकर जीत गए पीएम मोदी, सीएम अशोक गहलोत ने 4 राज्यों में हुई भाजपा की जीत पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी को शानदार कामयाबी मिली है। वहीं इन चुनावों में विपक्ष की अगुवाई करने वाली कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। भाजपा की प्रचंड जीत को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि पीएम मोदी चतुराई से बोलते हैं, वो विपक्ष पर एजेंसियों को बदनाम करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पूरा देश देख सकता है कि भारत में क्या हो रहा है, आईटी, ईडी, सीबीआई के साथ क्या हो रहा है, देश में कैसे छापेमारी हो रही है, ये दुनिया देख सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमें सच्चाई को आम लोगों तक ले जाना होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब होगी। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलेंगे। भाजपा हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से बोलकर जीत गए। देश में उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट के बारे में हर कोई जानता है, फिर भी विपक्ष पिछड़ गया क्योंकि भाजपा चतुराई से बोलती है और इसने लोगों की सोच बदल दी है। मेरा मानना है कि अंत में सत्य की जीत होगी। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले वीरवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जनादेश को स्वीकार करती है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि हमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बेहतर परिणाम की उम्मीद थी।
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में बहुत मेहनत की है। हम विनम्रता पूर्वक परिणाम को स्वीकार करते हैं और जीतने वाले उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं। आशा है कि ये जनता से किए वादे पूरे करेंगे। ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, अखिलेश यादव को जबरदस्ती हराया गया, ईवीएम की हो फॉरेंसिक जांच। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मशीनरी जनादेश करार दिया है और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जबरन हराया गया है। सपा मुखिया को इस जनादेश को चुनौती देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने ईवीएम की फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग की है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि ईवीएम को लेकर बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई थी, इसके चलते बनारस के अधिकारी को भी निलंबित कर दिया गया। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराया गया है और ये एक लोकप्रिय जनादेश नहीं है बल्कि मशीनरी का जनादेश है। अगर बीजेपी ये सोचे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसके लिए चुनाव जीतना इतना आसान हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 में जीत के बयान को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि कौन भविष्यवाणी कर सकता है कि 2 साल बाद क्या होगा। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और तानाशाही के माध्यम से बीजेपी ने कुछ राज्यों में जीत हासिल की है। सिर्फ इसीलिए वो ये सोचकर खुशी से झूम रहे होंगे कि 2024 में भी जीत जाएंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा की हार के बावजूद करहल सीट पर अखिलेश यादव ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव को इस चुनाव में 1,47,237 वोट मिले हैं, जो इस सीट पर अब तक हुए चुनावों में सपा को मिलने वाले सर्वाधिक वोट हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने करहल से नया कीर्तिमान रच दिया है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सहयोगी दलों के साथ मिलकर 273 सीटों पर जीतकर प्रचंड जीत हासिल की है, जबकि समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली हैं। अखिलेश यादव और सपा ने जनादेश स्वीकार किया है। चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी का बयान सामने आया है और करहल मतों से जीते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने करहल सीट पर वोट का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अखिलेश यादव को इस चुनाव में 1,47,237 वोट मिले हैं, जो इस सीट पर अब तक हुए चुनावों में सपा को मिलने वाले वोटों में सर्वाधिक हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद करना चाहिए। पीएम के चुनाव 2024 संबंधी दावों पर ममता बनर्जी का जवाब। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इस दावे को सिरे से खारिज किया है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए देश के मूड को दर्शाता है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि बीजेपी को दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यूपी सहित विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रभावी जीत पर संदेह जताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोकप्रिय जनादेश नहीं बल्कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों और केंद्रीय एजेंसियों की मदद से हासिल की गई जीत है। कोलकाता में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि इलेक्शन मशीनरी और केंद्रीय बलों व एजेंसियों का उपयोग करके वो जीते हैं और अब के कूदते फिर रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि 2024 में भाजपा को बड़ी हार मिलने वाली है, इसका दावा करती नजर आई ममता बनर्जी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ में सपा ने कर दिया बीजेपी को साफ। बलिया से भी हुआ भाजपा को बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में धमाकेदार जीत दर्ज की और 37 सालों में पहली बार सूबे में कोई पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। भाजपा ने कई जिलों में क्लीन स्वीप किया है, हालांकि कुछ जिलों में भाजपा को तगड़े झटके भी लगे हैं। पूर्वांचल में एक तरफ बसपा की जमीन दरकने लगी है और दूसरी ओर भाजपा को समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त झटके दिए। गाजीपुर और आजमगढ़ की सभी सीटों पर सपा गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। आजमगढ़ सदर से सपा के दुर्गा प्रसाद ने जीत हासिल की है, वहीं अतरौलिया से संग्राम यादव ने जीत दर्ज की है। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वांचल के गाजीपुर और आजमगढ़ में सपा ने भाजपा को पूरी तरीके से साफ कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गवाह पर बीती रात हमला। लखीमपुर कांड में प्रशांत भूषण ने कोर्ट के समक्ष किया दावा, मंगलवार को होगी इसकी सुनवाई। जी दोस्तों, वकील प्रशांत भूषण ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दावा किया है कि लखीमपुर खीरी मामले में गवाह पर बीती रात हमला किया गया। भूषण ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। पिछले हफ्ते भी भूषण ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई कराने की मांग की थी और इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने 11 मार्च को भूषण ने कहा कि
चुनाव आज होनी थी और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफिस की गलती के कारण ऐसा हुआ। उन्होंने कहा कि मंगलवार को इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। भूषण ने सीट्स कोर्ट से शुक्रवार को कहा कि बीती रात मामले के एक अहम गवाह पर हमला किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि पंजाब से आ रही है। 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान, 13 को अमृतसर में निकालेंगे विजय जुलूस। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया है। जानकारी के मुताबिक भगवंत मान दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो करेंगे। वहीं केजरीवाल ने भगवंत मान की जीत पर कहा कि मेरा छोटा भाई शपथ लेगा। इससे पहले शुक्रवार को भगवंत मान ने बताया कि दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने जा रहा हूं। विधायक दल की मीटिंग विधायक करेंगे, हम अपने विधायकों को कहीं नहीं भेज रहे। इसी के साथ भगवंत मान ने बताया कि वो भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ लेंगे। शपथ की तारीखों का ऐलान शाम के बाद होगा। राज्यपाल से मिलने का समय उन्होंने ले लिया है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आमतौर पर उनके जैसे ही कपड़े पहनते हैं। भगवंत मान ने गुरुवार को संगरूर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को खुला निमंत्रण दे रहा हूं। पहले शपथ समारोह महलों में होते थे, लेकिन अब ये समारोह शहीदों के गांव में होंगे। भगवंत मान ने कहा कि उनकी रैली भगत सिंह के दिए नारे इनकलाब जिंदाबाद से शुरू और खत्म होती है और उन्होंने कहा कि ये नारा शहीद आजम की आत्मा को सुकून दे रहा होगा। अपने शहीदों के बलिदान को मान देना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमें उनकी वजह से ही आज़ादी मिली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। दिल्ली में तेजी से बढ़ेगी गर्मी, होली के बाद झुलसाने वाला होगा मौसम। लंबे समय तक सर्दी ने दिल्ली वासियों को परेशान किए रखा था, लेकिन अब मौसम बिल्कुल खुल चुका है। सुबह और रात में जहां मौसम खुशनुमा है, वहीं दिन के समय दिल्ली का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सूरज की तपिश और बढ़ेगी। दिन के समय गर्म हवाएं शहरवासियों को परेशान कर सकती हैं। दिल्ली के सभी इलाकों में मौसम की तल्खी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाका 32.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 19.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे गर्म इलाका रहा है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी के तेवर तीखे हो रहे हैं, उस हिसाब से आने वाले सप्ताह में गर्मी और तेज हो जाएगी और होली के बाद से मौसम में नया बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के इलाके सिराथू में बवाल, 400 सपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, पुलिस पर भी हमले का आरोप। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा की गिनती के दौरान गणना रोकने पर हुए बवाल में सपाइयों पर शिकंजा कसा गया है। नवीन मंडी ओसा में गुरुवार की शाम को हुए बवाल में सदर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 400 अज्ञात सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई है। सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस पर हमला, तोड़फोड़, सरकारी काम में बाधा और मंडी गेट तोड़ने का आरोप है। वहीं सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैदान में थे। उनके साथ सपा ने अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल को उतारा था और यहां से पल्लवी पटेल को हार कर भी नहीं हारे अखिलेश, 2024 के लिए जला दिए उम्मीदों का दिया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ताज़ा चुनाव नतीजों से भले ही बीजेपी की जय जयकार हो रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2017 के मुकाबले 70 से ज़्यादा सीटें जीतकर न केवल बीजेपी की बड़ी और ऐतिहासिक जीत का अंतर कम किया है, बल्कि 2024 के लिए बीजेपी के सामने लंबी लकीर भी खींच दी है और इसका तस्दीक सपा के वोट शेयर में आया उछाल भी करता है। जी हाँ दोस्तों, सपा का प्रदर्शन अपने ऐतिहासिक चरम पर है। जितना वोट परसेंट नेताजी यानी अखिलेश यादव के पिता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव नहीं जुटा सके थे, उससे कहीं ज्यादा अखिलेश यादव ने जुटाया है। आंकड़ों की बात करें तो 1992 में स्थापित समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे पहला विधानसभा चुनाव 1993 में लड़ा और तब सपा 17.94% वोट मिले थे।
3 साल बाद 1996 के चुनाव में मुलायम सिंह के नेतृत्व में वोट शेयर 4% बढ़कर 21.8% हो गया था। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें इस बार 36.1% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को मिला, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि भले ही विधानसभा चुनाव में यह वोट शेयर सीट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह वोट शेयर जरूर सीटों में कन्वर्ट होगा और भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगेगा? तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ दिखा गुस्सा, 2-4 नहीं पूरे 10 मंत्री हारे। जी हाँ दोस्तों, आने की मिशन 2022 के चुनाव में जहां एक और जनता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और उनकी सरकार पर भरोसा जताया, वहीं उनके मंत्रिमंडल के कद्दावर मंत्रियों में केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह, इटावा से सतीश चंद्र द्विवेदी चुनाव हार गए हैं। चुनाव मैदान में उतरे 47 मंत्रियों में से 36 मंत्रियों को विजय हासिल हुई, जबकि 10 मंत्री चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हारने वाले कैबिनेट मंत्रियों में से 3 मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, गन्ना मंत्री सुरेश राणा और राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह चुनाव हार गए हैं। तो दोस्तों क्या जनता ने दिखाया है अपना गुस्सा और क्या मंत्रियों को चुनाव हराकर 2024 के चुनाव के लिए भाजपा को दे दिया गया है बड़ा संकेत? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असली लड़ाई 2000। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।